इस वीडियो में हम बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए 30 प्रश्न हमने पूरे सिलेबस से आपके कवर किए हैं। सभी अलग अलग टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, तो आपके एग्जाम पैटर्न पर पूरी तरीके से आधारित हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो देखिए ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी। और देखिए हम सीधे इसका आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर देख लेंगे ताकि आपका भी समय खराब नहीं हो और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अब्बुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि उसको नीचे से ऊपर देखने पर जो सिर के ऊपर जो पगड़ी पहनते हैं वह पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। यानी कि इसकी ऊंचाई का वर्णन क्या है, इसकी भव्यता का वर्णन क्या है अपने अब्बुल फजल ने। तो ये अपने दुर्ग कहाँ स्थित है, राजसमंद जिले में। राजसमंद में अपने ये दुर्ग स्थित है कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली किले, मेवाड़ की आँख किले, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किले, ये सभी अपने कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए राज सिंह ने किससे विवाह किया था, उसके कारण औरंगजेब इनसे नाराज हो गए थे। चारुमती, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किशनगढ़ के जो अपने स्वरूप सिंह थे, रूप सिंह की पुत्री थी अपने चारुमती। इन्होंने इसका विवाह अपने औरंगजेब से तय कर दिया था, लेकिन चारुमती अपने मतलब एक हिंदू, कट्टर हिंदू थी, इसलिए अपने औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए इन्होंने राज सिंह को पत्र लिखा था अपने विवाह करने के लिए। तो अपने राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया था, इसके कारण अपने औरंगजेब और राज सिंह में एक तरह से दुश्मनी बढ़ गई थी। तो अपना ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो देखिए डाकण प्रथा को अपने किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया है अपने 1853 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए अपने बीएसटीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है, डाकण प्रथा को अपने गैर कानूनी सबसे पहले उदयपुर रियासत ने घोषित किया था। उस समय यहाँ के शासक कौन थे, स्वरूप सिंह। इन्होंने डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया है। तो 1853 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई है। तो देखिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना अपने 1935 में हुई है, ऑप्शन डी। 1935 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की है श्री शांताबाई कुटीर के नाम से। सबसे पहले इसका नाम क्या था, श्री शांताबाई कुटीर इसका नाम था। और वर्तमान में इसका नाम है वनस्थली विद्यापीठ। या कहाँ स्थित है, अपने टोंक जिले में स्थित है, निवाई टोंक में। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, 1935 में इसकी स्थापना हुई है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, खडीन का आविष्कार किसने किया है। तो देखिए खडीन क्या है, अपने परंपरागत जल संरक्षण की एक विधि है, जल संरक्षण की एक तकनीक है जो अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में अपनाई जाती हैं। तो इसका आविष्कार करने वाले कौन है, पालीवाल ब्राह्मण। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। पालीवाल ब्राह्मणों ने खडीन का आविष्कार किया है। प्रश्न 6 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण कराया है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। चित्रांगद मौर्य ने अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया है। मेसा के पठार पर अगर पूछा जाए किस पठार पर, मेसा के पठार पर यह दुर्ग स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, नरहर पीर की दरगाह किस जिले में स्थित है। तो देखिए नरहर पीर की दरगाह क्या हो जाएगा इसका आंसर, झुंझुनू जिले में अपने नरहर पीर की दरगाह स्थित है। झुंझुनू के चिड़ावा के निकट अपने नरहर गांव में अपने झुंझुनू में अपने नरहर पीर की दरगाह स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सोनारगढ़ किला या फिर गोल्डन फोर्ट किसे कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए सोनारगढ़ किला या फिर गोल्डन फोर्ट के नाम से अपने जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है। जैसलमेर दुर्ग को जैसल भाटी के द्वारा इस दुर्ग को बनाया गया है। जैसल भाटी ने इसका निर्माण कराया है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए सोनारगढ़ तो अपने जैसलमेर को कहते हैं। एक आता है अपने सुवर्णगिरी दुर्ग किसे कहते हैं, अपने जालोर को कहते हैं। जालोर दुर्ग को अपने सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं। और सोनारगढ़ अपने जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। प्रश्न 9 है, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है। तो देखिए सेठ लालचंद गोयनका की हवेली क्या हो जाएगा इसका आंसर, डुंडलोद झुंझुनू में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट, डुंडलोद झुंझुनू में अपने सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, माचिया सफारी पार्क किस जिले में है? तो देखिए माचिया सफारी पार्क अपने जोधपुर जिले में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 1985 में इसकी स्थापना हुई है। जोधपुर का एक मृग वन है, तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा। जोधपुर में अपने माचिया सफारी पार्क स्थित है। क्वेश्चन 11 है, भारतीय मेरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? काफ़ी बार हमने ये प्रश्न देख लिया है। भारतीय मेरिनो अपने चोकला नस्ल की भेड़ को कहा जाता है और मुख्य रूप से ये शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। शेखावटी क्षेत्र में देखिए सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और विशेषतः बीएसटीसी एग्जाम का तो यही पैटर्न रहता है, इसी प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने शेखावटी क्षेत्र की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? चोकला, जिसको भारतीय मेरिनो कहा जाता है। भारतीय मेरिनो अपने उत्तम किस्म की ऊन देने के लिए यह नस्ल प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 12 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? अपने लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोटा के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो देखिए राम सिंह थे। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। देखिए राम सिंह तो अपने कोटा के शासक थे, राम सिंह सेकंड अपने जयपुर के शासक थे। इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राम सिंह सेकंड तो अपने जयपुर के शासक थे और राम सिंह अपने कोटा के शासक थे और अपने सरदार सिंह अपने बीकानेर के शासक थे। और देखिए राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान ये अपने सेना लेकर अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए अपने राज्य से बाहर भी गए थे। कौन? सरदार सिंह, ये आप ध्यान रखें। और मदन पाल कहाँ के शासक थे? अपने करौली के शासक थे। ये चारों नाम आप ध्यान रखें। सरदार सिंह पूछा जाए तो बीकानेर के, मदन पाल अपने करौली के, राम सिंह अपने कोटा के, राम सिंह सेकंड अपने जयपुर के शासक थे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर मृत्यु पूछा जाए, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर देकर मारा गया था, जहर देकर। देखिए जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की प्रेमिका थी अपने नन्ही जान। नन्ही जान ने स्वामी दयानंद सरस्वती को कांच के टुकड़े पीसकर इनको पिलवा दिया था। तो आप देख सकते हैं इसकी, इनको जोधपुर में इनको जहर दिया था, लेकिन इनकी मृत्यु धीरे धीरे बीमार होकर ये कहाँ मरे थे? इनकी मृत्यु हुई थी अपने अजमेर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर में इनकी हुई थी मृत्यु। जहर देने से इनकी होती है मृत्यु। स्वामी दयानंद सरस्वती की 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट है अजमेर में एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अढ़ाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? देखिए अढ़ाई साके या फिर ढाई साके, एक ही बात है। ढाई साके के लिए अपने जैसलमेर प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए ढाई साके किस किस के समय हुए थे अपने? एक तो अपने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय होता है पहला साका, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। दूसरा साका अपने फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय होता है, फिरोज शाह तुगलक के समय। तीसरा साका अपने होता है जो अपने उस समय के शासक थे, तीसरा आधा साका जो अपने लूणकरण उसके शासक थे जैसलमेर के, उसके समय अपने अमीर अली आक्रमण करता है, अमीर अली। इसके आक्रमण के समय आधा साका होता है। आधा साका मतलब केसरिया तो हुआ था लेकिन इस समय जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसको आधा साका माना जाता है। तो अपने जैसलमेर अपने अढ़ाई साके या फिर ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो देखिए उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत अगर पूछा जाए, घूमर, गेर, हमसिड़ो या फिर कठपुतली, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए हमसिड़ो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हमसिड़ो अपने भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। हमसिड़ो आ जाए, सुवटी आ जाए, ये अपने भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत हैं। और हमसिड़ो अपने एक युगल लोकगीत हैं। स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर इसको गाते हैं मांगलिक अवसर पर। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा हमसिड़ो अपने भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। प्रश्न 17 है, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो देखिए राजस्थान में टंगस्टन अपने डेगाना में पाया जाता है। डेगाना अपने कहाँ है? नागौर में। डेगाना नागौर में अपने पूछा जाए किसकी खान है अपने? टंगस्टन की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और खेतड़ी में अपने तांबा के लिए प्रसिद्ध अपने खेतड़ी झुंझुनू। टंगस्टन अपने डेगाना नागौर में इसका उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, छबड़ा विद्युत ताप परियोजना किस जिले में है? तो देखिए छबड़ा विद्युत ताप परियोजना क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने 12 जिले में है। ऑप्शन फर्स्ट 12 जिले में। और इसकी स्थापना अपने 2009 में इसकी स्थापना की है विद्युत उत्पादन के लिए। तो देखिए अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए गंगानगर में अपने कौन सी ताप विद्युत परियोजना है? सूरतगढ़ अगर पूछा जाए तो अपने गंगानगर में है। चित्तौड़गढ़ में अपने रावतभाटा,
और अपने छबड़ा विद्युत ताप परियोजना अपने 12 जिले में है। 2009 से यहाँ पर विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में की समयावधि कितनी है? तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना राजस्थान में या फिर भारत के संदर्भ में देखें तो अपने 2012 से 2017 तक चली थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 12वीं पंचवर्षीय योजना या फिर कह सकते हैं अंतिम पंचवर्षीय योजना अपने राजस्थान की या फिर भारत की 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली अब तक। तो अपने 2012 से 17 तक यह अपने 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। और पहली पंचवर्षीय योजना पूछी जाए तो 1951 से 1957 तक ये इसकी पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि है। तो अपने आपने यहाँ पर प्रश्न पूछा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का, तो 2012 से 17 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी? तो देखिए राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति अपने 2001 में घोषित की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 2001 में राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति घोषित की गई थी। और देखिए 2006 में राजस्थान की होटल नीति घोषित की गई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। होटल नीति अगर पूछी जाए तो 2006 में घोषित की गई थी। और प्रथम पर्यटन नीति अगर राजस्थान की पूछी जाए तो 2001 में घोषित की गई थी। और देखिए भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने अपनी पर्यटन नीति घोषित की थी? तो सबसे पहले अपने राजस्थान ने घोषित की थी 2001 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, वह मृदा जो नदियों द्वारा जमा की जाती है, ऐसी कौन सी मृदा है जो नदियों द्वारा लाई जाती है और जमा की जाती है? जलोढ़ मृदा हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए सबसे अधिक उपजाऊ मृदा अगर पूछी जाए तो जलोढ़ मृदा है जो नदियों द्वारा जमा की जाती हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सी भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी? तो देखिए सीधे शासक के नियंत्रण में जागीर, खालसा दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए सीधे शासक के नियंत्रण में यानी कि केंद्रीय भूमि कौन सी होती थी? अपने खालसा भूमि। खालसा भूमि अपने सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी। और उसके बाद ये जागीरदार या विभिन्न रियासतों में जो भूमि बांटी जाती थी उसको जागीर भूमि कहते थे। तो अपने खालसा भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अपने जयपुर जिले का है 595। और सबसे कम किस जिले का है? जैसलमेर जिले का है। ये भी आप ध्यान रखिए, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अपने औसत जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के अनुसार अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य में मयूर बीड़ी फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो देखिए राजस्थान में मयूर बीड़ी फैक्ट्री कहाँ स्थित है? जयपुर में, टोंक में, उदयपुर में या सिरोही में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? टोंक में अपने मयूर बीड़ी फैक्ट्री स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। टोंक जिला अपने बीड़ी उत्पादन के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए बीड़ी अपने किस वृक्ष के पत्ते से बनाई जाती है? तेंदू वृक्ष के पत्ते से बनाई जाती हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और बीड़ी के लिए अगर बीड़ी उद्योग के अगर प्रमुख शहर पूछे जाए तो अपने ब्यावर हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, इसके अलावा टोंक हो जाएगा। और सबसे प्रमुख अपने केंद्र कौन सा है? टोंक है। और यहाँ पर मयूर बीड़ी फैक्ट्री स्थित है। ये प्रश्न अपने 2 से 3 बार पूछा गया है। टोंक में हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? वनोन्मूलन, वर्षा की कमी, अनियंत्रित पशुचारण या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए वनोन्मूलन भी है, वर्षा की कमी है, अनियंत्रित पशुचारण भी है। तो उपयोग सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न 26 है, राजस्थान में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो देखिए राजस्थान में गोटा उद्योग के लिए अपने खंडेला जो अपने सीकर में है, खंडेला सीकर, यह स्थान प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। गोटा उद्योग अगर पूछ ले तो खंडेला सीकर यह स्थान प्रसिद्ध हैं। सांगानेरी अपने जयपुर में सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध हैं। बाड़मेर अपने अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध हैं। अजरक प्रिंट अगर पूछ ले तो बाड़मेर प्रसिद्ध हैं। दाबू प्रिंट या फिर जाजम प्रिंट पूछ ले तो अपने आकोला जो चित्तौड़गढ़ में है यह प्रसिद्ध हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है गोटा उद्योग के लिए तो खंडेला सीकर यह स्थान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई है? 1958 में, जनवरी 1958 में राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखें, 1958 में तो इसकी स्थापना हुई है और उदयपुर में इसका है मुख्यालय। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो देखिए आदिवासियों का महाकुंभ आपने पढ़ा होगा। बेणेश्वर धाम जो अपने कब लगता है यहाँ पर मेला?
माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है बेणेश्वर धाम, जो आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। सोम माही जाखम इन नदियों के त्रिवेणी संगम पर अपने ये मेला लगता है बेणेश्वर धाम मेला। तो अपने आदिवासियों का महाकुंभ अपने बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है डूंगरपुर जिले में, डूंगरपुर जिले में नवा टापरा, नवा टापरा अगर पूछा जाए तो अपने इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 29वां प्रश्न है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? तो देखिए मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान की खेती जो है अपने एक तरह से जुआ जैसे हैं, बिल्कुल अपने मानसून के ऊपर निर्भर करती हैं, क्योंकि राजस्थान में अनियमित रूप से वर्षा होती है, कभी अधिक हो जाती है कभी कम हो जाती है। जब ज़्यादा वर्षा होती है तब अच्छी खेती हो जाती है, जब कम वर्षा होती है तब खेती बिल्कुल ही नहीं होती है। तो देखिए अपने एक तरह से जुआ कह सकते हैं, मानसून का जुआ। पूरी तरीके से अपने राजस्थान की खेती मानसून के ऊपर निर्भर करती हैं। तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, मानसून का जुआ अपने खेती को कहा जाता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान में काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़, मावली, बस्सी या फिर पोखरण? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इनके स्थान कहाँ कहाँ हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। मावली अपने उदयपुर में है, बस्सी अपने चित्तौड़गढ़ में है, पोखरण अपने जैसलमेर में है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, जिसका सही आंसर होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा। तो आपको ये कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखे राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और देखिए पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, और आप चैनल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारे आपको वीडियो नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।